नमस्कार दोस्तों, आज है 14 मार्च 2026। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं और न्यूज़ को डिटेल से समझना है और हर न्यूज़ के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की शुरुआत हम एक बहुत ही सीधे सवाल से करेंगे। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा असली बंदरगाह किसी वीडियो गेम की तरह स्क्रीन से कंट्रोल किया जा रहा है? सुनने में तो थोड़ा साईफाई लगता है। बिल्कुल। या फिर कोई ऐसा कर्मचारी जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं और आपके बिजनेस का डूबा हुआ पैसा वापस ला रहा हो। हाँ, और वो भी बिना किसी छुट्टी के। हाँ, तो आज की इस चर्चा में हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, हम ना उन अदृश्य सिस्टम्स और मैकेनिज्म्स को डिकोड करेंगे जो हमारे समाज को, इकोनॉमी को और हमारे भविष्य को बैकग्राउंड से चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले से लेकर ऑटोनॉमस एआई तक आज सब कुछ डिकोड करना है। और देखिए, अगर हम आज के अलग अलग सोर्सेज को एक साथ रखकर देखें ना, चाहे वो न्यूज़ 9 लाइव हो या CNBC TV 18, द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस, तो मुझे ना एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। अच्छा, वो पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि हम अब जेनेरिक या जो सामान्य नियम होते हैं उनसे बाहर निकलकर प्रिसिजन यानी एकदम सटीकता की तरफ जा रहे हैं। नीतियां हो या फिर मशीनें, सब कुछ ज्यादा कस्टमाइज्ड और डेटा पर आधारित हो रहा है। तो इसी प्रिसिजन वाली बात को सबसे पहले हम अपनी सामाजिक न्याय व्यवस्था पर अप्लाई करके देखते हैं। बिल्कुल। मैंने न्यूज़ 9 लाइव की एक रिपोर्ट पढ़ी। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर तय की जाती है उस पर एक बहुत ही स्पष्ट फैसला दिया है। हाँ, ये बहुत बड़ा अपडेट है। अदालत का कहना है कि क्रीमी लेयर सिर्फ इस बात पर तय नहीं हो सकती कि माता पिता की आय या सैलरी कितनी है। व्यक्ति की सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का मतलब पूरा मूल्यांकन होना चाहिए। देखिए, ये जो फैसला है ना, ये हमारे प्रशासनिक सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी को दूर करता है। खामी कैसी? दशकों से हो ये रहा था कि क्रीमी लेयर को सिर्फ एक वेल्थ टेस्ट बना दिया गया था, मतलब सिर्फ पैसे से तौला जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने याद दिलाया है कि आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो गरीबी हटाना नहीं है। सही बात है। इसका मकसद है ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करके समाज में प्रतिनिधित्व देना। लेकिन एक मिनट रुकिए। अगर किसी के माता पिता की सैलरी अचानक से काफी अच्छी हो जाती है तो क्या वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो गए? फिर उन्हें क्रीमी लेयर से बाहर क्यों नहीं माना जाना चाहिए? यहीं पर तो अदालत ने वो अहम बारीक अंतर समझाया है। मान लीजिए किसी के पिता एक छोटे सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है। अब किसी पे कमीशन या प्रमोशन की वजह से उनकी सैलरी अचानक एक तय लिमिट के पार चली जाती है, तो क्या सिर्फ उस एक सैलरी जंप से उस परिवार का जो सदियों पुराना सामाजिक पिछड़ापन है वो रातों रात खत्म हो जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली रातों रात तो समाज की सोच नहीं बदलती। एग्जैक्टली। अदालत यही कह रही है कि सिर्फ सैलरी के आंकड़ों को मत देखिए। और हाँ, अधिकारियों को ये भी निर्देश है कि धन परीक्षण और कृषि आय को क्रीमी लेयर की गिनती से बाहर रखा जाए। अच्छा, कृषि आय को बाहर रखने के पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि देखिए, खेती की जो इनकम होती है वो बहुत अस्थिर होती है। हाँ, कभी बाढ़ कभी सूखा। बिल्कुल। एक साल फसल बहुत अच्छी हुई तो इनकम बढ़ गई, अगले साल सूखा पड़ा तो आय जीरो हो गई। अब अगर आप एक अच्छे साल की इनकम देखकर किसी छात्र को क्रीमी लेयर में डाल देंगे तो आप तो उसे सिस्टम से ही बाहर कर रहे हैं ना। ये तो उस छात्र के साथ नाइंसाफी होगी। हाँ, तो अदालत का पूरा जोर इस बात पर है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो मैकेनिकल या मशीनी तरीके से सिर्फ नंबर देखकर फाइल्स रिजेक्ट ना करें। समझ गई। मतलब अब अधिकारियों का काम सिर्फ किसी एक्सेल शीट में नंबर चेक करना नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं, उन्हें असली सामाजिक स्थिति देखनी होगी। लेकिन क्या इससे ब्यूरोक्रेसी का काम बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव और मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल जरूर होगा, उन्हें ज्यादा गहराई से जांच करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ उन हजारों छात्रों के बारे में सोचिए जो सालों तक दिन रात मेहनत करके एग्जाम क्लियर करते थे। हाँ। और फिर इंटरव्यू के बाद एक यांत्रिक नियम की वजह से उनकी फाइल रिजेक्ट हो जाती थी। ये फैसला उस रिजेक्शन को रोकता है। सच में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि असल बदलाव सिर्फ कागजों से नहीं आता, जमीनी हकीकत देखनी पड़ती है। सही कहा। और अगर हम जमीनी हकीकत की ही बात करें तो आम आदमी की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है उसकी जेब का, उसके लोन्स का। बिल्कुल, इकोनॉमी से बड़ा तो कोई सच नहीं है। हाँ, और यहीं पे हमारा अगला सोर्स जो है CNBC TV 18 की रिपोर्ट वो सामने आती है
कैनरा बैंक ने 12 मार्च 2026 से अपनी MCLR यानी सीमांत लागत आधारित ऋण दर में कुछ बदलाव किए हैं। बैंकिंग और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है। इसमें दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि बैंक ने 2 और 3 साल की जो लंबी अवधि के लोन्स हैं उन पे रेट्स 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं, मतलब 0.10% की वृद्धि, जो अब 8.95% और 9% हो गई है। लेकिन जो खुदरा ऋण है यानी हमारे रिटेल लोन्स और 1 साल तक के शॉर्ट टर्म लोन्स, उनको बिल्कुल स्थिर रखा है। बैंक ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बैंक की जगह खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा। जब बैंक किसी को लंबे समय के लिए पैसा देता है, जैसे मान लीजिए 15 या 20 साल का होम लोन, ठीक है, तो बैंक को भविष्य के रिस्क का अनुमान लगाना होता है। अच्छा। अगर उन्हें लगता है कि आगे जाकर महंगाई बढ़ सकती है या उनके खुद के लिए बाजार से फंड्स उठाना महंगा पड़ सकता है, तो वो लॉन्ग टर्म MCLR बढ़ा देते हैं। मतलब ये उनके लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल, ये एक डिफेंसिव कदम है अपनी लागत को कवर करने के लिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा शैतानी वकील, मेरा मतलब डेविल्स एडवोकेट बन के सोचूं, हाँ, पूछिए। लॉन्ग टर्म रेट्स महंगे करने से तो मिडिल क्लास के घर खरीदने का सपना सीधा इम्पैक्ट होगा ना? क्या इससे रियल एस्टेट या बड़े इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में क्रैश नहीं हो जाएंगे? ये रिस्क तो हमेशा बना रहता है और इसीलिए कैनरा बैंक ने वो शॉक एब्जॉर्बर वाली रणनीति अपनाई है। शॉक एब्जॉर्बर मतलब झटके को सोखने वाला। एग्जैक्टली। सोचिए, अगर बैंक सारे के सारे रेट्स एक साथ बढ़ा देता तो मार्केट में तुरंत पैनिक मच जाता, लोग खर्चे बंद कर देते। हाँ, इकोनॉमी स्लो हो जाती। लेकिन उन्होंने रिटेल लोन्स जैसे ऑटो लोन या पर्सनल लोन, इनकी दरें नहीं बढ़ाई। इसका मतलब है कि रोजमर्रा का जो कंजम्पशन है उस पर कोई ब्रेक नहीं लगेगा, लोग गाड़ियां खरीदते रहेंगे। मतलब लंबी दूरी की यात्रा में थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन रोजमर्रा का सफर आरामदायक रखा गया है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। बैंक अपनी बैलेंस शीट को भी सुरक्षित कर रहा है और आम उपभोक्ता पर भी अचानक बोझ नहीं डाल रहा। चलिए, इकोनॉमी को शॉक एब्जॉर्बर तो मिल गया, लेकिन इस इकोनॉमी को तेजी से दौड़ाने के लिए हमें मजबूत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और द हिंदू और ITLN की जो हमारी अगली रिपोर्ट्स हैं, वो इसी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के भविष्य के बारे में है। और यहाँ पर ना श्रोताओं को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हाँ, एक तरफ चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 चल रहा है, जहां 125 से ज्यादा कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक, ऊर्जा कुशल और सुरक्षित रेल डिब्बे बना रही हैं। ये तो हो गया हमारा भारी भरकम हार्डवेयर। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ तूतीकोरिन के VO चिदम्बरनार पोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जो सच में दिमाग घुमा देता है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? वो भारत का पहला डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी वाला पोर्ट बन गया है। कहा जा रहा है कि इससे टर्न अराउंड समय 25% तक कम हो जाएगा। अब मुझे ये समझाइए कि ये डिजिटल ट्विन काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ स्क्रीन पर पोर्ट का कोई वर्चुअल वीडियो गेम है? देखिए, देखने में ये भले ही वीडियो गेम जैसा लगे, लेकिन ये सिर्फ कोई एनिमेटेड मॉडल नहीं है। तो फिर क्या है? डिजिटल ट्विन का सीधा सा मतलब है कि असली बंदरगाह पर जितने भी जहाज, क्रेन या मशीनें हैं ना, उन सब में बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। हाँ। और ये सेंसर्स हर 1 सेकंड का डेटा कलेक्ट करके उस वर्चुअल मॉडल को भेजते हैं। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो असली दुनिया की एकदम लाइव कॉपी है। ओके, लेकिन इसका असली फायदा क्या है? मतलब हम असली पोर्ट की खिड़की से बाहर देखकर भी तो काम मैनेज कर सकते हैं ना? हाँ, खिड़की से देखकर आप ये तो नहीं बता सकते ना कि क्रेन के अंदर का कौन सा गियर घिस रहा है। हाँ, ये तो है। या वो गियर कल टूटने वाला है या परसों। सेंसर्स का डेटा एनालाइज करके सिस्टम आपको पहले ही बता देगा कि भाई क्रेन नंबर 4 अगले हफ्ते खराब होने वाली है, इसे आज ही रिपेयर कर लो। ओ, मतलब मशीन खराब होने से पहले ही उसका इलाज हो जाता है? बिल्कुल। और सोचिए, जब मशीनें अचानक से काम करना बंद नहीं करेंगी तो पोर्ट पर काम रुकेगा नहीं। और काम नहीं रुकेगा तो जहाजों को पोर्ट पर फालतू खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इसी को तो टर्न अराउंड टाइम कम होना कहते हैं। शेड्यूलिंग इतनी सटीक हो जाती है कि 25% समय सीवे बच जाता है। वाह, मतलब चेन्नई का एक्सपो दिखा रहा है कि हम शानदार मशीनें बना रहे हैं और तूतीकोरिन का पोर्ट बता रहा है कि हम उन मशीनों को सॉफ्टवेयर से कितना स्मार्टली चला रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तो हुई फिजिकल मशीनों की बात। अब जो हमारी अगली खबर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, जहां AI अब सिर्फ हमारी मदद नहीं कर रहा, वो हमारा काम खुद कर रहा है। रेजर पे और परप्लेक्सिटी AI वाले अपडेट्स की बात कर रही है ना आप? हाँ, रेजर पे ने व्यवसायों के लिए एजेंट स्टूडियो नाम से एक ऑटोनॉमस AI लॉन्च किया है।
और ये बिना किसी कोडिंग के काम करता है। ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। मतलब ये कोई नॉर्मल चैटबॉट नहीं है जो बस रटे रटाए जवाब दे दे। ये एक अदृश्य कर्मचारी की तरह है जो 24/7 काम करता है। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पेमेंट पेज तक आया लेकिन बिना पेमेंट किए टैब बंद कर दिया, तो ये एआई खुद उसे ट्रैक करेगा, उसे कोई डिस्काउंट ईमेल भेजेगा और उसे वापस ले आएगा। सारिका, और दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि परप्लेक्सिटी एआई ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जो 20 अलग-अलग एडवांस्ड एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके लिए रिसर्च और फाइल्स एनालाइज कर सकता है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द है एजेंटिक एक्सपीरियंस। इसे समझना बहुत जरूरी है। एजेंटिक एक्सपीरियंस? इसका क्या मतलब हुआ? अब तक हम एआई को ना एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। हम उसे प्रॉम्प्ट देते थे कि मेरे लिए ये ईमेल लिख दो या ये फोटो बना दो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऑटोनोमस एआई को आप प्रॉम्प्ट नहीं, सीधा लक्ष्य देते हैं। अच्छा? हाँ, अब उसे कहेंगे मेरा फंसा हुआ रेवेन्यू वापस लाओ। अब वो कौन सा ईमेल भेजेगा, कब भेजेगा, क्लाइंट से कैसे बात करेगा, ये सारे फैसले एआई खुद ले रहा है। बाप रे, ये तो बिल्कुल आयरन मैन की जारविश जैसा हो गया। लेकिन यार, यहीं पे मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है। घबराहट कैसी? मान लीजिए परप्लेक्सिटी का सिस्टम 20 अलग-अलग मॉडल्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। अब मशीनें तो मशीनें हैं। अगर किसी एक मॉडल ने हेलुसिनेट कर दिया, मतलब कोई फेक डेटा उठा लिया या कोई गलत फैसला ले लिया, तो क्या वो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं हो जाएगा? ये डर एकदम वाजिब है। और इसीलिए जब आप 20 मॉडल्स को एक साथ लगाते हैं तो उनका काम बहुत सफाई से बांटा जाता है। मतलब एक मॉडल सिर्फ फैक्ट चेक करेगा, दूसरा मॉडल सिर्फ समरी बनाएगा, तीसरा मॉडल सिर्फ लॉजिक टेस्ट करेगा। ओके, तो वो एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं। एग्जैक्टली। अगर एक गलती करेगा तो दूसरा उसे पकड़ लेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि 100% फूल प्रूफ कुछ नहीं होता। हाँ, रिस्क तो है। इसीलिए परप्लेक्सिटी ने सुरक्षा के लिए 2 बहुत ही जरूरी फीचर्स दिए हैं। एक है ऑडिट ट्रेल और दूसरा है मैनुअल किल स्विच। ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि एआई जो भी कदम उठाएगा, जो भी फैसला लेगा, उसका एक सेकंड का रिकॉर्ड सेव होगा। अच्छा। अगर कल को कोई बड़ी गड़बड़ हो जाती है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि किस मॉडल ने किस सेकंड पर कौन सी फाइल से वो गलत डेटा उठाया था। ये तो बहुत काम की चीज है। और वो किल स्विच? किल स्विच वो इमरजेंसी बटन है जो ये पक्का करता है कि लगाम इंसान के ही हाथ में है। अगर सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल होता दिखे तो इंसान एक बटन दबाकर पूरी प्रक्रिया को वहीं रोक सकता है। शुक्र है लगाम इंसान के हाथ में ही होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम इन हाईटेक एआई और 24/7 काम करने वाली मशीनों की चकाचौंध में ना ये भूल जाते हैं कि तकनीक का असल मकसद क्या है। बिल्कुल सही बात है। और डेक्कन हेराल्ड की जो हमारी आखिरी खबर है वो इसी बात का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। हाँ, ये मेरी फेवरेट खबर है आज की। सच में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम यानी KSRTC ने अपनी ध्वनि स्पंदना पहल के लिए 12वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तकनीक ना खास तौर पर दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड यात्रियों के लिए बनाई गई है। इसे मैसूरू की 200 सिटी बसों में लागू भी कर दिया गया है। और शायद IIT दिल्ली ने भी इसमें सहयोग किया है ना? हाँ बिल्कुल, IIT दिल्ली की मदद से इसे डेवलप किया गया है। लेकिन मुझे इसके काम करने का तरीका जानना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति अगर बस स्टॉप पर खड़ा है तो उसे किसी अजनबी से पूछना पड़ता है कि भाई साहब ये कौन सी बस आई है। यही तो इस तकनीक की सबसे बड़ी जीत है। ध्वनि स्पंदना इसी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर देती है। वो कैसे? देखिए, इस सिस्टम में क्या होता है कि बसों के दरवाजों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले सेंसर्स और बाहर की तरफ स्पीकर्स लगे होते हैं। और जो दृष्टिबाधित यात्री हैं उन्हें एक छोटा सा रिसीवर या एक स्मार्ट छड़ी दी जाती है। ओके। अब जैसे ही कोई बस स्टैंड पर आती है और वो यात्री उस बस के दायरे में होता है तो बस का सिस्टम ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ ऑडियो में बोलकर बताता है। अरे वाह, मतलब बस खुद बोलती है? हाँ, बस अनाउंस करती है कि ये रूट नंबर 5 की बस है और ये इस जगह जाएगी। क्या बात है, मतलब उन्हें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये स्पीकर की आवाज से उन्हें बस के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचने में भी मदद करता है। 400 से ज्यादा लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आज की पूरी चर्चा में ना मुझे लगता है कि स्मार्ट तकनीक का ये सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है। असली इनोवेशन वो नहीं है जो 20 AI मॉडल चलाए, बल्कि वो है जो किसी इंसान को आजादी और आत्मविश्वास दे। बिल्कुल। नवाचार या इनोवेशन की असली सफलता इसी बात में है कि वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। एकदम सही।
तो चलिए दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण को एक बार समराइज कर लेते हैं। आज हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की परिभाषा को सिर्फ आय और सैलरी से आगे बढ़ाया। बिल्कुल। फिर हमने समझा कि कैनरा बैंक ने कैसे इकोनॉमी को शॉक एब्जॉर्बर दिया। चेन्नई और तूतीकोरिन के जरिए हमने जाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीकों से स्मार्ट हो रहा है। सही बात है। फिर एआई हमारे नए 24/7 काम करने वाले एजेंट बन गए और सबसे अंत में केएसआरटीसी ने हमें दिखाया कि तकनीक को सच्ची मानवता से कैसे जोड़ा जाता है। मुझे लगता है एग्जाम के नजरिए से भी ये सारे पॉइंट्स बहुत सटीक और काम के हैं। हाँ, और इन सबको सुनकर ना एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है और मैं श्रोताओं के लिए आज यही सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए, आज हमने देखा कि एआई और डिजिटल ट्विन जैसी तकनीकें हमारा काम बहुत आसान कर रही हैं। हमारा टर्न अराउंड समय बच रहा है। मशीनें अब खुद पैसे रिकवर कर रही हैं, खुद रिसर्च कर रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ये मशीनें हमारी सारी जटिल प्रशासनिक और व्यापारिक उलझनें सुलझाने लगेंगी, ठीक है, तो क्या हम इंसानों के पास उस बचे हुए समय में समाज की गहरी असमानताओं को दूर करने की फुर्सत होगी? या फिर क्या हम धीरे धीरे अपनी सोचने समझने की क्षमता और अपनी इंसानियत भी स्मार्ट एजेंट्स को आउटसोर्स कर देंगे? इस पे जरूर विचार कीजिएगा। ओह, ये सवाल सच में सोचने पे मजबूर करता है। क्या हम अपनी सोच भी आउटसोर्स कर देंगे? दोस्तों, इस भारी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। आप ऐसे ही चीजों को गहराई से समझते रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।